हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्लास 12 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट अ जनरल पॉइंट। तो आज के स्लाइड में हमारा रहेगा टार्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर टार्क कितना अप्लाई होगा और कैसे होगा। तो हमारा आज का कंटेंट यही से स्टार्ट कर रहे हैं, टार्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सपोज दैट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। वेक्टर बी, ये एक कोई बार मैग्नेट है, ये इनका एन पोल है, ये इसका साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये थीटा डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो लेंथ है, ज्योमेट्रिकल इफेक्टिव लेंथ हम 2l कंसीडर करते हैं, 2l लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस पर एक मैग्नेटिक डाइपोल लगता है या टार्क अप्लाइड होता है, हमें उसे टार्क को फाइंड करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हमने कहा था इसका होता है पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को कंसीडर करते हैं प्लस स्मॉल m और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस स्मॉल m। तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एज लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंस में समझ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर ये मान लीजिए सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रखा गया है थीटा डिग्री एंगल पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज माइनस एल माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। तो स्टूडेंट्स, प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा वेक्टर F1। और नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा वेक्टर F2 दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली यहां पर भी वही केस होगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है, सिमिलर। तो यहां पर नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा, ये होगा वेक्टर F1 इज इक्वल टू स्मॉल m इज टू b। b यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो होगा वेक्टर F2 या F2 इज इक्वल टू m इज टू b। अब हमें यहाँ टार्क फाइंड करना। देखिए अब स्टूडेंट्स, इस बार मैग्नेट पर दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट दोनों की एक्टिंग लाइन डिफरेंट हो गई। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड में है, बट दोनों की एक्टिंग लाइन डिफरेंट हो गई, जिस वजह से ये मैग्नेटिक डाइपोल पर एक टॉर्क क्रिएट करेगा, जिस टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि वो मैग्नेटिक डाइपोल को या बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दे, पैरेलल कर दे, वो टॉर्क की टेंडेंसी होगी। तो अब हमें दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हमें अगर टार्क फाइंड करना है तो वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू वन फोर्स बोथ ऑफ देम अप्लाइड ऑन अ बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट के दोनों टर्मिनल पर या दोनों एंड पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड में, उन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं ओनली F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको लिख रहे हैं D। टार्क इज इक्वल टू F इंटू D। F की वैल्यू तो लिख देंगे हम M इज टू B, MB हो गया। M यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है और इनटू D। अब D यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो इनके बीच का जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये होगा D इज इक्वल टू हो जाएगा 2L ऑफ साइन थीटा, 2L ऑफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा देखते हैं। अगर ये एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लें, ये ट्रायंगल को ले लें,
इस ट्रायंगल को ये। तो इस ट्रायंगल में हम मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ 2l कंसीडर करें हैं। ये काम करेगा डायगोनल का, ये परपेंडिकुलर का, और ये बेस का, ये d है, ये d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। तो यहां से अगर हम साइन थीटा को फाइंड करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d अपान में 2l, दैट इज d इज इक्वल टू 2l ऑफ साइन थीटा। तो d की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे तो आएगा 2l ऑफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर इनको अरेंज करेंगे, ये होगा m/2l इज इक्वल टू m/2l इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M यहां पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में होता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इनटू E होता था, Q इनटू E। सिमिलरली यहां पर होगा m/2b, इसको हम इक्वेट कर लेंगे। तो m/2b इज इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तब यहां पर बन जाएगा, एक मिनट, यहां पर बनेगा m इज इक्वल टू स्मॉल m/2l, ये बनेगा, और यहां पर बनेगा p इज इक्वल टू q/2l, ये बनेगा स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल q/2l। सिमिलरली यहां पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m/2l। m यहाँ पोल स्ट्रेंथ होगा, यहाँ पर q इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पर 2l इफेक्टिव लेंथ है, वहां पर 2l लेंथ ऑफ द डाइपोल है। तो अब m/2l को हम लिख सकते हैं कैपिटल M, ये बचा b, ये बचा साइन ऑफ थीटा, ये हो गया टार्क इज इक्वल टू, देन टार्क इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर टार्क इज इक्वल टू वेक्टर m/2 वेक्टर b। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा टार्क अप्लाइड ऑन एन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सेम केस उसी के जैसा जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में होता है। तो इन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में रिजल्ट आया था टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, ये आएगा p e अप साइन थीटा, ये आया था वेक्टर p वेक्टर टार्क इज इक्वल टू, ये आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। अब दोनों में सिमिलर चीजें होंगी, बस वहां चार्ज है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का टर्म लिया गया है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट होगा हमारा वर्क डन टू रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ बार मैग्नेट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन टू रोटेटिंग अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको देखते हैं, हम पहले ड्रा करेंगे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। अब इसमें हम किसी बार मैग्नेट को ड्रा कर लेंगे, ये सपोज दैट हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये किसी एंगल पार्टिकुलर एंगल थीटा डिग्री पर यहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर इस बार मैग्नेट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कपल ऑफ फोर्स जो अप्लाइड होगा या टार्क जो अप्लाइड होगा, उस टार्क की टेंडेंसी होगी इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन कर लेने का। बट इस पर जो फोर्स लगेगा दोनों टर्मिनल पर, दोनों पोल पर, ये mb और ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में mb अपोजिट डायरेक्शन माइनस mb। अब ये दोनों फोर्स ऑफ कपल, टू फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट एक्टिंग लाइन, these two forces are create a torque and which tendency is to rotate this dipole in uniform magnetic field, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है, क्या करके में, रोटेट करने में। तो हमें अब देखिए इनकी जो टेंडेंसी होगी, ये रोटेट करेगा खुद से इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज में तो खुद ही रोटेट कर देगा, बट हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अब सब हम क्या करेंगे, इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो यहां इमेजिन करेंगे कि हम इनको बहुत स्मॉल एंगल थीटा डी थीटा डिग्री एंगल
इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, सपोज दैट ये एंगल इन्फिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा है, एंड वी रोटेट इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन by external work done. Then the work done to rotating this dipole in anti-clockwise direction dw is equals to होगा torque of d theta, ये होगा dw is equal to torque of d theta। तो dw is equal to torque की वैल्यू यहां भी हमने डेराइव किया mb sin theta, mb sin theta of d theta। अब स्टूडेंट यहां पर हमने इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था, तो यहां पर आगे माइनस रहेगा। देन द वर्क डन टू रोटेटिंग इनफिनिटली स्मॉल एंगल डी थीटा। अब हमें निकालना है वर्क डन टू रोटेटिंग कंप्लीट साइकिल। तो अगर हमें कंप्लीट वर्क डन इसका फाइंड करना है, कंप्लीट साइकिल का फाइंड करना है, या पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 तक को रोटेट करने में कितना वर्क डन आएगा, वो फाइंड करना है। देन वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड फॉर फाइंडिंग टू डिटरमाइन द टोटल वर्क डन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड mb sin थीटा ऑफ d थीटा, और यहां आगे माइनस रहेगा, ये आगे माइनस रहेगा। तो ये होगा w इज इक्वल टू माइनस mb sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस में हो गया, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, ये इनका हो गया वर्क डन, सॉरी ये इनका होगा वर्क डन। और अब यहां पर अगर हमें ये फाइंड करना है कि थीटा वैल्यू पुट करनी है ना, लिमिट लगा देंगे थीटा 1 टू थीटा 2 तक का, तब हमें यहां पर वर्क डन मिल जाएगा। और एक मिनट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का से प्लस हो जाएगा। तो रोटेटिंग फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 1 टू थीटा 2 डिग्री एंगल, तो W इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, ये हो गया MB ऑफ साइन थीटा माइनस, अब इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा MB, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा, लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2, ये प्लस में रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन वैल्यू आएगी MB ऑफ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आएगा W। ये वर्क डन फ्रॉम पार्टिकुलर एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2 के लिए वर्क डन है। अब स्टूडेंट यहां पर हमें फाइंड करना होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इन एनी कंजर्वेटिव फील्ड। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इन सारे कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड में जितना भी वर्क डन होता है, वर्क डन की नेगेटिव वैल्यू जो आती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो स्टूडेंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है, तो यहां पर अगर हमें इनको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया जाए, तो du इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, यही आएगा। तो देन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू dw की वैल्यू आई थी यहां पर माइनस mb साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस mb साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा। अब हमें यहां पर ये फाइंड करना है कि पार्टिकुलर एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 तक का रोटेट करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, तो हम इसको भी सेम तरीके से इंटीग्रेट करके वैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे हम यहां इनको सिंप्लीफाई कर देने हैं, इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mb साइन थीटा ऑफ d थीटा, ये होगा। एक मिनट, यहां पर d थीटा छोड़ वियर्ड ऑफ d थीटा, ये फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, तो ये होगा डेल्टा W हो जाएगा, या u2 माइनस u1 इनको लिख सकते हैं, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू mb साइन थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर कर लेंगे ऑफ कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट थीटा 1 अपर लिमिट थीटा 2,
तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस MB ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इस माइनस को एंट्री करेंगे तो रिजल्ट आएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू MB ऑफ cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कह सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक डाइपोल टू रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनको डेल्टा यू से भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये इसका केस सेम वही केस होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में भी सेम यही आता है, वर्क डन होता है, टार्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी, बट वहां पर कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर होगा पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये हमारा दोनों केस का डेरिवेशन कंप्लीट होता है। हाँ, अब हमारा इस स्लाइड में अगला टॉपिक होगा ये कंपैरिजन बिटवीन अ सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। अब देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, करंट कैरिंग एक कोयल होती है। सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ coil are wounded on a insulating cylinder, hollow cylindrical, and there are flow a current. Then this device is become a current carrying solenoid. And हम जानते हैं we know that current carrying solenoid behaves as a bar magnet and behaves as a magnetic dipole. उसका एक टर्मिनल या एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट वही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं एक करंट करेंग सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसमें भी दो पोल बन जाते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और सोलेनॉइड को भी अगर हम उसके ग्रेविटेशनल सेंटर से सस्पेंड करें तो सोलेनॉइड भी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होता है और ये भी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड एट ए जनरल पॉइंट पे। तो यहां पर हम एक करंट करेंग सोलेनॉइड लिए हैं, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सटर्नल पॉइंट पर एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर अ करंट करेंग सोलेनॉइड having length 2L, सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है 2L and the number of turn per unit length, number of turn per unit length is equals to स्मॉल n, ये होगा। और इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ या एक्चुअल लेंथ है इसकी 2L यहां कंसीडर करेंगे। वी शुड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड दिस पॉइंट P इज लाइज एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट या फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड। पॉइंट O सोलेनॉइड का मिड पॉइंट है। पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट P यहां पर है, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फिर यहां कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर देयर आर इनफिनिटली स्मॉल थिकनेस ऑफ द सोलेनॉइड एंड व्हिच थिकनेस इज dx। मतलब x से पॉइंट O से, सेंट्रल पॉइंट O से या मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पर एक कोई स्लाइड है इसका डाइपोल कह रहे हैं सोलेनॉइड का, जिसकी थिकनेस इनफिनिटली स्मॉल थिकनेस dx है और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे n ऑफ dx, नंबर ऑफ टर्न इस इतने भाग में dx वाले थिकनेस में कितना नंबर ऑफ टर्न होंगे n into dx। बिकॉज यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल n है तो दैट इज dx लेंथ में n ऑफ dx नंबर ऑफ टर्न बनेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इनको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फॉर्मूले से। करंट करेंग लूप की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है
उनके फार्मूला में देखते हैं तो ये आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू n आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है कौन सा? अगर हमारे पास एक केवल सिंगल लूप है, इस लूप में करंट कोई फ्लो हो रही है आई, इस लूप के एक्सिस पर एक्सटर्नल पॉइंट पी पर जिसका डिस्टेंस यहां से एक्स डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इसका ये फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट सिमिलरली ये भी इसी लूप के जैसा ही है, बट यहाँ पर सिंगल लूप था या जो भी लूप था ये 2D नहीं था, ये 1D ही था। ये करंट करिंग लूप था और ये करंट करिंग सोलेनोइड है। तो करंट करिंग लूप के एक्सिस पर एक्सटर्नल पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो समथिंग ये बनता है। सिमिलरली करंट करिंग सोलेनोइड की वजह से भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, NIA स्क्वायर ऑफ dx रहता है यहाँ। ठीक है, अब हमें इनको इरेज करना होगा। तब स्टूडेंट्स ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू elementary solenoid due to selected elementary solenoid। अब यह एलिमेंट्री सोलेनोइड क्या है? जो हमने यहाँ पर dx थिकनेस का एक इन्फिनाइटली स्लाइड लिया था इसका सोलेनोइड का, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n dx आई ऑफ ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ a इनका रेडियस है, सोलेनोइड का रेडियस होगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 ऑफ dx। ये स्टूडेंट फार्मूला बनेगा ड्यू टू द एलिमेंट्री सोलेनोइड। अब एलिमेंट्री सोलेनोइड में की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट पी पर इतना बनेगा। हमें यहाँ टोटल फाइंड करना, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 2 n dx आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 ऑफ dx। लोअर लिमिट फ्रॉम माइनस L टू अपर लिमिट प्लस L, इनका लिमिट होगा। लिमिट कहां से लिया गया? ये सेंटर पॉइंट O से लिया गया है। इनकी जो टोटल लेंथ हमने 2L कंसीडर किया है, तो राइट साइड का जो लेंथ मानेंगे वो प्लस L और लेफ्ट साइड की जो इसकी हाफ लेंथ लेंगे वो माइनस L लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो रिजल्ट मिलेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर n dx आई ए स्क्वायर कांस्टेंट ही रखते हैं इनको, n ऑफ dx आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर पावर 3/2 और माइनस L, लोअर लिमिट माइनस L, अपर लिमिट प्लस L। अब इसी का हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये मिलेगा ऑफ dx, ये होगा स्टूडेंट। देन b इज इक्वल टू और एक मिनट, यहां पर अभी नहीं हमें फाइंड करना, अभी हमें यहाँ केस लगाना होगा। क्या केस क्या रहेगा? यहां पर कंसीडर करेंगे इफ r वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल L, इफ r वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R, सॉरी। तो यहां पर स्टूडेंट, यहां पर केस होगा
इफ एल, या ये कहा जाए इफ एक्स लेस देन स्मॉल एल एंड radius of the solenoid A also less than L, then x square will be x square approximately neglected and A square also will be neglected. तब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर इनकी लेंथ r की, यहां से यहां तक की r की वैल्यू, यहाँ x हमने लिख दिया है, यहाँ r रहेगा r, ठीक है। अगर यहां पर पॉइंट P का पॉइंट मिड पॉइंट O से जो डिस्टेंस R ये बहुत ज्यादा रहेगा, देन यहां पर होगा इफ R लेस देन L, ये तो उल्टा कर दिए यार, एक मिनट, ये रहेगा L लेस देन R एंड A लेस देन R, ठीक है। L का मतलब होगा लेंथ इनका सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड की लेंथ अगर R से बहुत कम रहेगी तो इनका जो L स्क्वायर का टर्म होगा, एल स्क्वायर विल बी, एल स्क्वायर का टर्म होगा वो भी क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा। सिमिलरली ए स्क्वायर का भी टर्म क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा, क्योंकि ए इनका रेडियस लेंथ के सॉरी डिस्टेंस के एक रिस्पेक्ट में कम रहेगा ही, नेग्लिजिबल रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के टर्म को कर देंगे नेग्लेक्ट और आर स्क्वायर के टर्म को कर देंगे, इन दोनों को नेग्लेक्टेड कर दे रहे हैं, नेग्लेक्टेड। तब रिजल्ट मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 n ऑफ dx i a स्क्वायर बाई, क्या बचेगा यहां पर, x की पावर 3 बचेगा, x की पावर 3 ऑफ dx माइनस L2 प्लस L, लिमिट लगा देंगे, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 म्यू नॉट बाई 2 एन डी एक्स आई ए स्क्वायर, ये होगा x की पावर -2 अपान -2, ये हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे यहां पर -L2 प्लस L लगा देंगे। अब इसी को अरेंज कर लेंगे, देन रिजल्ट आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए जो एन डी एक्स आई ए स्क्वायर है, ये इतना टर्म जो आ रहा है ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m के इक्वल, इनको हम m लिख दे रहे हैं, m बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं यहां पर एक्स क्यूब आना चाहिए, m बाई, एक मिनट, ये है ए स्क्वायर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 और ये होगा x की पावर -2 माइनस L2 प्लस L। तो यहां पर स्टूडेंट्स लिमिट लगा देंगे -L2, एक्सप्लेनेशन यहां पर एक चीज मिस हो गया, तभी रिजल्ट इसका नहीं मिल पा रहा है, एक सेकंड। यहां पर हमने कहा एल स्क्वायर नेग्लेक्टेड नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर का टर्म नेग्लेक्टेड होगा और ए स्क्वायर का, तो यहां पर ये आर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, यहां बनेगा आर की पावर 3, बाकी सब ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, अपान आर की पावर 3 ऑफ एक्स का होगा dx का होगा x, लिमिट लगा देंगे -L2 प्लस L, देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 एन dx, हाँ ये पूरी वैल्यू होगी m के, कैपिटल M की होगी m अपान r क्यूब और इस 2, और एक मिनट m अभी नहीं होगा अभी क्योंकि L भी बच रहा है इसमें, अभी मैं इसको एस इट इज लिखना होगा, एन डी एक्स ऑफ आई ए स्क्वायर इस 2 माइनस एक्स की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल प्लस एल ये आएगा, तो रिजल्ट बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2
एन डी एक्स आई ए स्क्वायर ऑफ 2l अपॉन आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं m बराबर होता है आई एन ए, m बराबर आई ना, तो m बराबर आई, ए की वैल्यू होती कितनी, पाई ए स्क्वायर। तो यहां पर पाई ए स्क्वायर का टर्म रहेगा, हाँ यहाँ पर पाई तो दिख नहीं रहा है, तो पाई से हम ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई करके पाई यहाँ अरेंज कर लेंगे। यहाँ पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी पाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये पाई ए स्क्वायर बनेगा एरिया, एरिया हो गया। और एन यहाँ बनेगा एन ऑफ डी एक्स ऑफ 2l, ये हो गया। आई तो ऐसे इट इज है ही, तो आई एन डी एक्स ऑफ 2l ऑफ पाई ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये पूरा अरेंज हो गया। यहां पर देखिए एन डी एक्स आई, एन डी एक्स आई, एन डी एक्स आई ऑफ 2l, ठीक है, ये आई और एन में इतना इंक्लूड हो गया। अब बचा ए, एरिया इनका होगा पाई ए स्क्वायर, ये हो गया एरिया, दैट इज एम बराबर आईना से इनको हम अरेंज कर लेंगे, तो बी बराबर आएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, ये हो गया एम बाई आर क्यूब। अब ये म्यू नॉट बाई 2 पाई है, इसको हमें 4 पाई करना होगा। 4 पाई करें सिमेट्रिकली के लिए, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई, इनको अगर 4 पाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m बाई आर क्यूब, ये होगा 2m बाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए करंट करेंग सोलेनॉइड। अब ये जो रिजल्ट मिला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए करंट करेंग सोलेनॉइड, ये सेम वैसे ही है जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट मिलता है, वो एक्सियल पोजीशन में मिलता है। तो इट इज सेम एज, इट इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाई बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन, बाई बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स हम इस यहां से प्रूफ होता है कि करंट करेंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है वो भी बार मैग्नेट के जैसे ही बनती है। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनका बन रहा है वो इनके आउटसाइड में, आउटसाइड में क्या नाम है, सोलेनॉइड के आउटसाइड में, मतलब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ सारा, यहाँ पर बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है। हाँ, इनके एक्सिस पर जितना डिस्टेंस आप आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड रैपिडली डिक्रीज होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज होगा। लेकिन इनके आउटसाइड में अगर हम देखें टॉप और बॉटम पे एक्सियल इक्वेटोरियल कंडीशन में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही रहता है। तो इसका जो रिजल्ट मिला सेम ऐसे मिला जैसे हमें बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो यही इनका दोनों का इक्विवेलेंट है, या जो यहाँ पर कंपैरिजन की बात किया गया है, कंपैरिजन बिटवीन करंट करेंग सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, तो दोनों में सिमिलरिटी मिल रही है, सिमिलरिटी सेम समानता मिल रही है। तो यही इनका पूरा डेरिवेशन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनको देखते हैं। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होते हैं देखते हैं। जी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, वैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में, किसी मैग्नेट के अराउंड में दैट इमेजिनरी कर्व लाइंस है, दैट इमेजिनरी कर्व लाइंस है अराउंड या ड्यू टू अ बार मैग्नेट या ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। That means magnetic field lines are that imaginary curved lines due to a bar magnet or due to a dipole at which if we draw tangential at any certain point, then it's this tangential line
दिस टेंजेंशियल लाइन शोस अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक बार मैग्नेट है सपोज दैट। तो बार मैग्नेट की वजह से इसके सराउंडिंग में अराउंड में जो फील्ड लाइन यहाँ ड्रा किया गया है, ये फील्ड लाइन, इस फील्ड लाइन के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करते हैं, देन दिस टेंजेंट लाइन शोस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से originate from the north pole of a bar magnet or magnetic dipole, and it comes to the south pole, and after it from south pole it parallel meet to the north pole। तो स्टूडेंट कुल मिला के ये कहा जाए कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिन होती हैं और एक क्लोज्ड कर्व लूप बनाते हुए साउथ पोल पर आकर मिलती हैं, एंड साउथ पोल से फिर इनके बार मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं और फिर आकर के नॉर्थ पोल पर आकर के मिल जाती हैं नॉर्थ पोल पर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फॉर्म अ क्लोज्ड लूप एंड इट इज अ एंडलेस लूप। मतलब इसका ना ही कोई इनिशियल पॉइंट होता है, ना ही कोई फाइनल पॉइंट होता है, ना ही कोई यहां पर इनका ओरिजिन पॉइंट है, ना कोई इनका एंड पॉइंट है। यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बनाती है क्लोज लूप। क्लोज लूप कैसे? नॉर्थ पोल से सपोज दैट ओरिजिन कर रही है, इनका करेक्टर है नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल से ये निकल करके आती है क्लोज लूप बना करके, कर्व लूप बना करके साउथ पोल पर। अब साउथ पोल पर जब ये आती हैं तो साउथ पोल से फिर ये नॉर्थ पोल पर जाती हैं मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में। दैट मींस जो हमारा बार मैग्नेट हमने लिया है, बार मैग्नेट से अंदर से होकर भी लाइन जा रही है, फिर साउथ से निकल रही है। तब देखिए यहां से जो निकल रही लाइन ये क्या बना रही है? एक क्लोज लूप ही बना रही है, ये क्लोज लूप। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये दोनों में डिफरेंस है इनका। देखिए जैसे माइनस चार्ज प्लस क्यू है, माइनस चार्ज प्लस क्यू है और ये प्लस चार्ज प्लस क्यू है, ये माइनस चार्ज माइनस क्यू, प्लस चार्ज प्लस क्यू। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होती हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये होती है, एंड नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं वर्टिकली इनवर्ड डायरेक्शन में और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करें, सपोज दैट हम एक लाइन यहां ले रहे हैं, तो ये कर्व लाइन बना रही है, ये कर्व लाइन बना रही है और जा करके पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर जाके एंड हो रही है, लेकिन ये क्लोज पैटर्न या फिर क्लोज लूप नहीं बना रही है, क्योंकि ये लाइन जो जा रही है ये वापस नहीं आ रही है। जितनी भी लाइन अगर जाएंगी यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव पर, लाइनें जा तो रही है वन डायरेक्शन में, लेकिन रिटर्न होकर के नहीं आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never form a closed loop where magnetic field line form a closed loop। ये दोनों का डिफरेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हो गया। अब आता है इनका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में देखिए इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट और ड्यू टू अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। किसी भी सर्टेन या किसी भी पार्टिकुलर अगर हम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा करें तो उस बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड लाइन बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दी फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं करती, ये नेवर
नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, ऐसा क्यों? अगर हम ये मान लें, इमेजिन कर लें कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन काट दें, ऐसे ये लाइन यहाँ कट गई, यहाँ पर ये कट, सॉरी ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कट गई। तो अगर किसी पॉइंट पर किसी एक बार मैग्नेट के दो फील्ड लाइन इंटरसेक्टिंग करती हैं तब क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है किसी भी बार मैग्नेट के सराउंडिंग में जो हम फील्ड लाइन ड्रा करते हैं दैट इट इज अ क्लोज्ड कर्व लूप है, और उस कर्व लाइन के किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंटियल लाइन ड्रा करते हैं, दिस टेंजेंटियल लाइन शोस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर अगर हम टेंजेंटियल लाइन ड्रा करें तो दो टेंजेंटियल लाइन बनेंगे। देखिए, एक इस वाले फील्ड की वजह से यहां पर वेक्टर v1 वेक्टर v, और इस वाले लाइन पर बनेगा वेक्टर b, ये बनेगा वेक्टर v। अब देखिए, एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए इसीलिए इनका रूल, इनका एक प्रॉपर्टीज है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ये होगा। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, क्या बनाती है? एक क्लोज्ड लूप बनाती है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, या फिर एंड फॉर्म अ कर्व लूप एंड एट कमिंग टू द साउथ पोल आर एंडेड एट साउथ पोल, बट इट इज there are no any but it is a endless pattern. Field lines are a endless pattern. There are no any initial point and there are no any final point of the magnetic field lines. हाँ, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं in uniform magnetic field lines are in a uniform magnetic field lines are parallel and at equal distance to each other. तीसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में फील्ड लाइन की डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, वहां मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा जहां पर फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी। मैग्नेटिज्म यहाँ मैक्सिमम होगा जहां फील्ड लाइन की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसका उल्टा कहेंगे कि जहां पर, जिस पॉइंट पर या जिस एरिया में, जिस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां पर मैग्नेटिज्म कम होगा, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ डाइपोल और ड्यू टू अ बार मैग्नेट फॉर्म अ न्यूट्रल पॉइंट, फॉर्म अ न्यूट्रल पॉइंट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस न्यूट्रल पॉइंट बनाती हैं। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर दो इक्वल, जिस पॉइंट पर दो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो, तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर क्या होता है? बी नेट इज इक्वल टू जीरो, और यहां पर बी इज इक्वल टू होता है बी एच होता है, बी इज इक्वल टू बी एच। एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और उस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है पर डायरेक्शन डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है। उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर एक टॉपिक और है इसमें फील्ड लाइंस में की प्रॉपर्टीज में, हम जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इनको भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स 5, ये सेम वैसे होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द सरफेस एरिया इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। या फिर ये कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट, इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes vertically
through the per unit surface area that is called magnetic flux। या फिर हम ये डेफिनेशन कहें कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू बनेगा बी ए ऑफ कॉस थीटा, ये बनेगा। इनका एसआई यूनिट जो होता है वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज। ये भी इनकी प्रॉपर्टीज ही है, इनको छठवां प्रॉपर्टीज कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो नेक्स्ट हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक भी इसको कहते हैं। हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए इनको हम सिमिलरली कंपेयर करके समझ सकते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। इनको कहा जाता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज surface is equal to the 1 upon epsilon naught times of net charge inside its volume। तो ये था phi a is equal to q inside upon epsilon naught, ये था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जैसे सपोज दैट ये कोई हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके इनसाइड में टोटल चार्ज q नॉट प्लस q है, तो इनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा phi a is equal to q inside upon एप्सिलॉन नॉट, ये इनका फॉर्मूला बनेगा। ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिमिलरली गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, और हाँ इनका एक फॉर्मूला और भी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ए इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये भी एक फॉर्मूला इनका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस ऑलवेज जीरो। इनका स्टेटमेंट क्या है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, सेम डेफिनेशन है, क्लोज सरफेस ऑलवेज जीरो, ये होता है। तो यहां पर होगा फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, डी फाई बी लिख सकते हो, डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। ये फॉर्मूला इनका होगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, डी फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस ऑलवेज विल बी जीरो। बट यहां जो डी फाई ई इज इक्वल टू था, ये जीरो नहीं था स्टूडेंट्स। डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस था, यही बराबर था क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था यही। लेकिन यहां पर है डी फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब ये इज इक्वल टू जीरो है, इसका देखिए इसका एक रीजन है कि मैग्नेटिक, अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये कोई क्लोज सरफेस है, तो इसमें ये होगा, इस सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, इस सरफेस में जितनी फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं ये वाली, उतना ही फील्ड लाइन इस सरफेस से बाहर एग्जिट हो रही हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी जीरो। जितना फील्ड लाइन यहाँ एंटरिंग कर रही हैं इस क्लोज्ड बॉडी से, उतना ही फील्ड लाइन इससे क्या एग्जिट कर रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम नेट फील्ड लाइन से देखें ड्यू टू अ क्लोज सरफेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फील्ड लाइंस विल बी जीरो। That is net magnetic flux linked with a closed surface in a magnetic field always will be zero. This is called Gauss law of magnetism या Gauss law of magnetostatic। और यहां से एक रिजल्ट और मिलता है, इनको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लिख सकते हैं डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसको हम कहेंगे
डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन होता है मैग्नेटोस्टैटिक में, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। और ये इसी वजह से ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीन्स ये है कि मैग्नेट का केवल एक पोल, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, केवल सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट के दोनों पोल ही सेपरेट रहते हैं डिस्टेंस पर, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, बट हम इनको किसी भी प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, हम मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ और साउथ को हम इनको काट करके या तोड़ करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर इनको सेपरेट कर दिया, मान लीजिए सेपरेट हम कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा। अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फेल हो जाएगा। और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म करेक्ट है, और उसी के स्टेटमेंट से ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि हम मैग्नेट को डिवाइड करके उनके पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हम इसको एटॉमिक लेवल पर ही क्यों ना इसको काटें या डिवाइड करें, बट फिर भी इनके दोनों पोल, अपोजिट पोल, एक दूसरे के आसपास रहेंगे और एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएंगे। तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की जो फॉर्मूला या इनका जो डेफिनेशन, वो यही एक लाइन केवल है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस always will be zero, that is d phi b is equals to b dot ds is equal to 0। and या फिर हम लिख सकते हैं और ग्रेड b is, सॉरी ग्रेड करें, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, या डेल डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0। इसे कहते हैं मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन होता है। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अर्थ मैग्नेटिज्म भी इसी में है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हमने मैग्नेट के बारे में पूरा पढ़ा, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के इक्विवेलेंट कैसे होता है, ये सारी प्रॉपर्टी या सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट मैग्नेट के बारे में सारा जानकारी हो गया। अब अर्थ मैग्नेटिज्म की बात आती है। तो देखिए, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ में मैग्नेटिज्म भी है। अगर अर्थ में मैग्नेटिज्म है तो कैसे प्रूफ करेंगे अर्थ में मैग्नेटिज्म है, या फिर अर्थ एक मैग्नेट है? तो अर्थ मैग्नेट है, इसके कई सारे एविडेंस है। एविडेंस ये है कि अगर हम किसी बाहर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें उसके ग्रेविटेशनल सेंटर से किसी स्ट्रिंग से बांध करके, तो वो मैग्नेट, बाहर मैग्नेट या सोलेनोइड ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, सॉरी ज्योमेट्रिकल कह रहे हैं यार, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ में हमेशा रेस्ट करती है। जैसे अगर हम बाहर मैग्नेट ही मान लिया जाए, इसको अगर ऐसे सस्पेंड किया जाए, ये हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में हमेशा रेस्ट करेगी। इसको डिस्टर्ब कर देंगे ना, फिर ऐसे आ जाएगी। ये एविडेंस है कि अर्थ एक मैग्नेट है। ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक, अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और रिसर्च वाला भी इसमें टॉपिक है।